जय हिंद और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और हम शुरू कर चुके हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी। बोर्ड परीक्षा की बात करें तो हम क्लास 10वीं की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम लोग सोशल साइंस को पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास वाला पोर्शन पढ़ेंगे और इसमें हम लोग अध्याय 4 यानी कि लेसन 4 को हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 इसको हम पढ़ चुके हैं। अगर इसका आपको क्लास चाहिए, वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप क्या कर सकते हैं, पूरा क्लास देख सकते हैं। और आपको पीडीएफ नोट्स भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ करके क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं नोट्स मटेरियल। अगर हम बात करें 10वीं बोर्ड एग्जाम परीक्षा की तो हम लोग तैयारी 2025 की कर यानी कि आने वाली परीक्षा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट हमारा है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की हम तैयारी कर रहे हैं। और जो चैप्टर है यानी कि लेसन 4 और इसमें क्या है, हिस्ट्री जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 का वीडियो आई बटन मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ऐसे नोट्स आपको भी प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप अगर नोट्स चाहते हैं तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा और परीक्षा के बाहर इससे कुछ आने वाला नहीं है, पूरी गारंटी के साथ आपकी क्लास कराई जा रही है। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका पूछा नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखिए और आपके पास कापी और पेन है तो नोट करते भी रहिए। देखिए सबसे एक हर साल जो प्रश्न पूछता है उपनिवेशवाद से प्रश्न पूछता है, तो थोड़ा इसको हम और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो उपनिवेशवाद क्या होता है और औद्योगिकरण में उपनिवेशवाद को जन्म कैसे दिया, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो उपनिवेशवाद क्या होता है कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर आर्थिक रूप से नियंत्रण स्थापित करना ही क्या है, उपनिवेशवाद है। नियंत्रित कमजोर राष्ट्र को ही शक्तिशाली राष्ट्र का क्या कहता है, उपनिवेश कहा जाता है। और भारत में लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। भारत में लगभग 200 वर्षों का ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत को 200 वर्षों तो क्या क्या था, ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था। अगर आगे हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना है उपनिवेश और औद्योगिकरण। आपको पहले इसलिए उपनिवेश के बारे में बताया गया ताकि आप इसके बारे में आगे समझने में आसानी होगी। अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस पर एक बार लगा दें ताकि आपके दोस्त यार सगे संबंधी जितने भी मित्र यार दोस्त हैं सबको वीडियो से पढ़ने का मौका मिले। और यहाँ पे सारी क्लासें निःशुल्क चलाई जा रही है और आपको पीडीएफ नोट्स भी सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप घर बैठे भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं बिना किसी खर्च के, यानी कि आपको नोट्स मटेरियल या सीरीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे तो आपका पूरा प्रश्न इसी से फंसने वाला है। तो अगर हम बात करें उपनिवेशवाद में औद्योगिकरण कैसे आया, जो हमारा प्रश्न बनता है इसके बारे में, तो हम भारत पर नज़र डालते हैं और उपनिवेशवाद को औद्योगिकरण कैसे हुआ इसके बारे में हमको क्या करना है, आगे समझना है। इसमें हमें पढ़ना है भारतीय कपड़े का युग। भारतीय कपड़े के युग में उपनिवेशवाद कैसे आया इसके बारे में हमको क्या करना है, आगे पढ़ना है। तो अगर हम बात करें मशीन युग से पहले का युग, क्या अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा था। उच्च किस्म का कपड़ा भारत में आर्मीनियम और फारसी के सौदागर पंजाब के अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर जाते थे। फिर से ध्यान सुनिए, उच्च किस्म का कपड़ा भारत से आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर जाते थे। सूरत, हुगली और मसूली पद्दम प्रमुख बंदरगाह थे। कौन? सूरत, हुगली, मसूली और पद्दन क्या था, प्रमुख बंदरगाह थे। विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी तथा बैंकर इस व्यापार
नेटवर्क में शामिल थे। व्यापारी और बैंकर, बैंकर का मतलब होता है क्या करते हैं, जो पैसे की लेन देन करते हैं, सारे नेटवर्क इसमें शामिल थे। दो प्रकार के व्यापारी थे, आपूर्ति सौदागर तथा निर्यात सौदागर। आपूर्ति का मतलब होता है जो चीज़ों की आपूर्ति करता है, कमी को पूरा करता है, या निर्यात का मतलब यहाँ से क्या करता है, किसी दूसरे जगह पर भेजता है। तो दो तरह के सौदागर होते हैं, एक क्या करते हैं, जो कमी होती है उसको गांव-गांव से खोज करके ला करके पूरा करते हैं, और दूसरा होते हैं बंदरगाह पे जो चीज़ों क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो दो तरह के बंदर व्यापारी थे, कौन, आपूर्ति तथा निर्यात सौदागर। बंदरगाहों पर बड़े जहाज के मालिक तथा निर्याती व्यापारी दलाल के साथ कीमत पर मोल भाव करते थे, यानी कि बंदरगाहों पर जो जहाज का मालिक था और व्यापारी और दलाल भी थे, तो क्या करते थे, आपस में मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागर से माल खरीदते थे, यानी कि बार्गेनिंग उस समय भी था और माल खरीदते थे। वो कब का समय था, जब मशीनी युग नहीं था। अब मशीनी युग के बाद क्या होता है, यानी कि 1780 के बाद में क्या होता है कि 1780 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी और सूरत तथा हुगली जैसे पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ने लगे। कब, जब मशीन उद्योग आया तब। बम्बई यानी कि मुंबई तथा कलकत्ता में नए बंदरगाह के रूप में उभरे। मुंबई और कलकत्ता में नया बंदरगाह बनाया गया। और वहीं हम बात करें तो व्यापार यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था, यानी कि व्यापार था पूरी तरह से यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था और यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। शुरुआत में भारत में कपड़ा व्यापार में कोई कमी नहीं था, लेकिन 18वीं सदी यूरोप में भारतीय कपड़े की भारी मांग हुई। 18वीं सदी में यूरोप में भारतीय कपड़े की क्या हुई, भारी मांग हुई, और धीरे धीरे क्या हुआ, कपड़ा का जो स्टॉक था उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। यूरोपीय कंपनियों के आने से बुनकरों का क्या हाल हुआ, इसके बारे में समझते हैं। आपका प्रश्न ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूरोपीय कंपनियों आने से बुनकरों का क्या हाल हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सत्ता स्थापित करने से पहले बुनकर बेहतर स्थिति में थे, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी तब बुनकर अच्छे स्थिति में थे, क्योंकि उनका उत्पाद खरीदने वाले बहुत खरीदार थे तथा मोल भाव भी करते थे, और सबसे अधिक कीमत देने वाले को अपना सामान बेचा करते थे। कौन, भारतीय लोग, बुनकर लोग, जो सबसे अधिक कीमत देगा उसी को अपना सामान बेचा करते थे। लेकिन जब से यूरोपीय यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तब से ईस्ट इंडिया कम से कम पैसों में सामान खरीदना शुरू कर दिया, जिससे बुनकरों की स्थिति धीरे धीरे क्या हुई, खराब होने लगी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद बुनकरों की स्थिति कैसी है, इसके बारे में जानते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद बुनकरों की स्थिति, यानी कि 1760 के बाद जो बुनकरों की स्थिति होती है, क्या होती है कि भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया, यानी कि भारतीय व्यापार पर किसका अधिकार होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारी तथा दलालों को खत्म करके बुनकरों को प्रत्यक्ष नियंत्रण कर, यानी कि जो दलाल थे, जो व्यापारी थे, बीच में बिचौलिया थे, इनको खत्म करके कंपनी डायरेक्ट बुनकरों से क्या करती थी, सामान खरीदती थी। ऐसा उन्होंने नियम बना दिया। बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दे कि आप किसी और के साथ क्या करेंगे, अपना कारोबार नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, किसी को अपना सामान बेच नहीं सकते। बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता नाम के वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त की गए। मतलब कि आपके बुनकरों की देखने के लिए क्या कि ऐसे कर्मचारी नियुक्त किए गए जो उनको देख रेख करते थे कि कहीं बुनकर अपनी सामान किसी और व्यापारी को बेच तो नहीं रहे हैं, और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉपर उनको वेतन भी देती थी, जिनको कहा जाता था गुमास्ता। बुनकरों और गुमास्ता के बीच अक्सर टकराव होते थे। बुनकर और गुमास्ता के बीच अक्सर टकराव होते थे
और बुनकरों को कंपनी से मिलने वाली कीमत बहुत कम होती थी। आपको पहले ही बताए थे कि जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी तो बुनकर की स्थिति सही थी, जितना अधिक जो देता था उसको अपनी सामान बेचते थे। लेकिन जब जब कंपनी आ गई तब से एक नियम बना गया कि आप किसी को सामान नहीं बेचेंगे, आप सामान हमें ही बेचेंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सामान बेचेंगे और कम पैसों में सामान को लेते थे। और इसको देख रेख करने के लिए गुमस्ता लगा दिए गए, ताकि क्या करेंगे कि कोई बेचेगा तो कंपनी को सूचित कर देंगे। और बुनकरों और गुमस्ता के बीच अक्सर टकराव हुआ करता था। अब हम समझते हैं भारत में मैनचेस्टर का आना। भारत में मैनचेस्टर कैसे आया, तो इसमें दो चीज़ पहले हम जान लेते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है और हम जिस प्रदेश में रहते हैं यानी कि यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, और यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और यूपी का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। सब कुछ फ्री में, क्लास, बोर्ड PDF, हैंड रिटेन नोट्स, टाइपिस्ट नोट, आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। तो शिक्षा को हमें बेचना नहीं है, और जो लोग शिक्षा को बेच रहे हैं उनको ये बताना है कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को पैसे से खरीदा नहीं जाता, वो फ्री में मिलती है। तो और हम शिक्षा को फ्री में पाने का काम करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री की क्लास बिल्कुल जीरो से शुरू किया गया है, यानी कि शून्य से क्लास शुरू किया गया है। और वही सारे टॉपिक, वही सारे फैक्ट, वही सारे क्वेश्चन, वही सारे वर्ड लिए गए हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। उससे बाहर एक भी शब्द आपका बाहर का नहीं रहेगा, यानी कि परीक्षा का कीवर्ड ही क्या है पूरी वीडियो में बताया गया है। तो आप उसको देखने के लिए आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट होगा जिसका नाम होगा इतिहास शून्य से शिखर तक, यानी कि हिस्ट्री शून्य से शिखर तक। वहाँ से जुड़ करके आप पूरा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए लगातार प्रश्नों की श्रृंखला की कौन सा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों की श्रृंखला आपको जानने को मिलेगी। यानी कि हिस्ट्री आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं, TGT दे रहे हैं, PGT दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए आपका हिस्ट्री का पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। तो आगे हम बात करें तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी, और 1811-12 में भारत से होने वाले निर्यात में सूती कपड़े की हिस्सेदारी 33% थी, और 1850 से 51 आते आते मात्र 3% रह गई, यानी कि 33% सीधा 3%, यानी कि 30% क्या हुआ, कमी आ गई। ब्रिटेन के निर्माताओं के दबाव के कारण सरकार ने ब्रिटेन में इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। ब्रिटेन ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि इंग्लैंड में सिर्फ वहाँ बनने वाली वस्तुएं ही बिके। ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह ब्रिटेन में बनी चीज़ों को भारत के बाज़ारों में बेचे। ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाल दिया गया कि जो ब्रिटेन में यानी कि लंदन में जो चीज़ें बन रही है वो भारत में क्या करे, बेचे। और 18वीं सदी के अंत तक होता है क्या कि भारत में सूती कपड़ों का आयात 9 के बराबर हो जाता है, यानी कि भारत में सूती कपड़ों का आयात नहीं हो पाता है। लेकिन 1850 आते आते कुल आयात 31% हिस्सा सूती कपड़ों का था। जितना आयात होता था उसका 31% हिस्सा सूती कपड़ों का था, और 1870 के दशक तक यह हिस्सेदारी कुल कितना 50% से ऊपर
चली गई। कितना चली गई? 50% से ऊपर चली गई। अब हम उपनिवेशवाद के बारे में समझते हैं। अब समझें कि मैनचेस्टर के आगमन पर भारतीय बुनकरों को क्या समस्याएं हुई। जब उपनिवेशवाद आया तब क्या समस्याएं हुई, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि मैनचेस्टर के आने से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्याएं हुई, इसके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए, तो हम बात करें 19वीं सदी के आते आते बुनकरों के सामने नई समस्याओं ने जन्म ले लिया। क्या क्या समस्याएं थी, इस समस्याओं को जानते हैं। भारतीय बुनकरों की समस्याएं, पहला है कि नियति बाजार ढह जाना। जो नियति बाजार है ढह जाना, और स्थानीय बाजार का संकुचित होना, यानी कि संकुचित मतलब कम होना, छोटा होना। स्थानीय बाजार क्या होगा? छोटा हो गया। और अच्छी कपास का न मिलना। क्यों न मिलना? क्योंकि उस पर यूरोपीय शक्तियों का क्या था? दबदबा था, ब्रिटेन का दबदबा था कि वही चीज़ों को वहाँ से बेचे जो इंग्लैंड में जिसका उपयोग किया जाता है, बाकी कोई चीज़ों को न बेचे। इसलिए अच्छी कपासों का मिलना मुश्किल हो गया था। ऊंची कीमतों पर कपास खरीदने के लिए मजबूर होना। और 19वीं सदी के अंत तक भारत में फैक्ट्रियों द्वारा उत्पाद शुरू हुआ और भारतीय बाजार में मशीनी उत्पाद बढ़ गया। यानी कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? भारतीय मशीनी उत्पाद बढ़ गया, क्योंकि भारत में कंपनियां और फैक्ट्रियां क्या किया? आगमन हुआ और उत्पादन होना शुरू हुआ। फैक्ट्रियों का आना, फैक्ट्रियां कब आई? यहाँ से जो प्रश्न बनता है इसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और आप जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी लग रहा है, आप उसके बारे में थोड़ा सा प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए एक उत्साह और जोश मिलेगा। तो आप ज़रूर एक कमेंट करें। भारत में कारखानों की शुरुआत कब होती है, इसके बारे में हम समझते हैं कि बम्बई में पहला सूती कपड़ा मिल खुला है। कब? 1854 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, कि भारत का पहला सूती कपड़ा मिल खोला गया 1854 में, और उसमें उत्पादन 2 वर्षों के बाद शुरू हुआ 54 में, लेकिन शुरू कब होता है? 2 वर्षों बाद, यानी कि 56 में। और 1862 तक 4 मिल चालू हो गए, यानी कि 1862 तक 4 मिल चालू हो गए। और उसी दौरान बंगाल में जूट मिल भी खुल गए। कानपुर में 1860 के दशक में एल्गिन मिल की शुरुआत हुई। कब? 1860 में। और अहमदाबाद में इस अवधि में पहली सूती मिल चालू हुआ। समझ गए? पहली सूती मिल, यानी कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मद्रास में पहले सूती मिल 1874 में उत्पादन शुरू हो चुका था, यानी कि मद्रास में पहले सूती मिल में 1874 में उत्पादन शुरू हो चुका था। अब प्रारंभिक उद्यमी क्या हैं, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। करना क्या है, आपको इसका लिंक अपने स्टेटस और अपने ग्रुप में डालना है। ये सभी चीन के साथ व्यापार में शामिल थे। उदाहरण के लिए बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, इन्होंने 6 संयुक्त कंपनियां लगाई थी। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने 6 कंपनियां लगाई थी। बम्बई में डेनिसा पेटिट जे.एन. टाटा की कंपनी थी। पेटिट और जे टाटा। सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में पहली जूट लगाई थी। कौन? सेठ हुकुमचंद ने। 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, सेठ हुकुमचंद ने कौन सी मिल लगाई थी? जूट की मिल लगाई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। और जी.डी. बिरला ने भी यही कार्य किया था, वो भी मिल लगाए थे। और मद्रास के कुछ सौदागर जो वर्मा मध्य पूर्व तथा पूर्वी अफ्रीका से व्यापार करते थे, मद्रास के, और कुछ वाणिज्यिक समूह जो भारत के भीतर व्यापार करते थे। यानी कि भारत में व्यवसाय पर अंग्रेजों का ऐसा शिकंजा था कि उसमें भारतीय व्यापारियों को बढ़ने के लिए अवसर ही नहीं दिया। पहले विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योगों के अधिकतम हिस्से पर यूरोपीय एजेंसियों की पकड़ हुआ करती थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद
हो गई पकड़ किसकी? ब्रिटेन की। और भारत कैसा परेशान था। मजदूर कहाँ से कहाँ चलेंगे जब मजदूरी नहीं मिलेगा, कंपनी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? अपना मूल स्थान, जन्म स्थान छोड़ कहीं ना कहीं रोजी रोटी के जाना पड़ेगा उनको। ज़्यादातर मजदूर आसपास के जिलों से आते थे और अधिकांश वे किसान तथा कारीगर थे जिन्हें गांव में काम नहीं मिलता था। जो काम नहीं मिले क्या करेंगे? कंपनियों में जाएंगे। उदाहरण के लिए बम्बई के सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आते थे, यानी कि रत्नागिरी जिले से आते थे कहाँ काम करने के? बम्बई के सूती मिल में। अगर बात करें कि 19वीं सदी तक मजदूरों की कैसी दशा होती है, तो 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में यानी कि 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1901 में भारतीय फैक्ट्री में 5,84,000 मजदूर कार्य करते थे। और वहीं बात करें तो 1946 में यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी, यानी कि 1946 तक 24,36,000 मजदूर काम करते थे। और ज़्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पर रखे गए थे, यानी कि परमानेंट नहीं थे। और फसलों की कटाई के समय गांव लौट जाते थे। जब फसल की कटाई होती थी तो क्या लौट जाते थे? गांव लौट जाते थे और नौकरी मिलना कठिन हो जाता। तो आज भी भारत में जितने मजदूर काम करते हैं, जब उनकी खेती के लिए कार्य करना हो, चाहे धान रोपना हो, धान काटना हो, धान पीटना हो, गेहूं बोना हो, तो क्या करते हैं? घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद दोबारा जाते हैं काम करने के, उनको काम नहीं मिलता है। और ये बात है कब की? 19वीं शताब्दी की। और आज यही हो रहा है। आज भी क्या हो रहा है? यही हो रहा है। तो हम कितना विकास किए हैं, कितना अपने आप में बदलाव लिए हैं, इसको आप क्या करते हैं? समझ सकते हैं। नौकरी मिलना कठिन था। जाबर मजदूरों की जिंदगी पूरी तरह से नियंत्रित, जाबर थे जो मजदूरों की जिंदगी पूरी तरह से नियंत्रित करते थे। जाबर थे कौन? इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर रखा था। जाबर कोई पुराना विश्वास कर्मचारी होता था, कोई विश्वास पात्र पुराना कर्मचारी होता था, वही जाबर होता था। वह हर गांव के लोगों को लाता था। क्या करता था? हर गांव से लोगों को लाता। जैसे मान लीजिए ठेकेदार हो गया, चाहे फोरमैन हो गया, वो क्या, उनका काम क्या है कि पुराने कर्मचारी, उनको नॉलेज अच्छा है और वो क्या करेंगे? गांव गांव में जाके मजदूरों को लाएंगे और काम का भरोसा देता था और शहर में बसने के लिए मदद करता था। जो भी आपको लग जाएगा ठेकेदार, तो क्या करेगा? आपको काम दिलाए कि आपको इतना काम देंगे, आपको टाइम से पेमेंट मिलेगा और आपकी रहने की पूरी बंदोबस्त करेंगे। जाबर वही थे। जाबर मदद के बदले पैसे और तोहफे की मांग करते थे। मदद करते थे लेकिन उसके बदले क्या? उनको तोहफा चाहिए। औद्योगिक विकास का अनूठापन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाले यूरोपीय प्रबंधीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादन में दिलचस्पी थी। कौन? खास तौर पर उन चीज़ों में जो निर्यात की जा सके भारत में बेचने के लिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, नील, जूट खनन। भारतीय व्यवसायियों ने उद्योग के लिए 19वीं सदी के आखिर में जो मैनचेस्टर उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे, कौन नहीं करते थे? उदाहरण के धागा, जो कि आयात नहीं किया जाता था और कपड़े के बजाय धागे का उत्पादन किया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक में भारत औद्योगिकरण का ढर्रा बदल गया। स्वदेशी आंदोलन लोगों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। इस वजह से भारत में कपड़ा उत्पादन शुरू हुआ और आगे चलकर चीन को धागे का निर्यात घट गया। इस वजह से भी धागा उत्पादन, कपड़ा बनाने में 1900 और 1912 के बीच सूती कपड़ा उत्पादन दोगुना हो गया। कब? जब लोगों ने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी चीज़ों को नहीं अपनाएंगे, इन सारी चीज़ों को शुरू किया। तब से क्या हुआ? कपड़ा उत्पादन बढ़ गया। वहीं हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में
औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाया और नई फैक्ट्रियों की स्थापना की गई, क्योंकि ब्रिटिश मिलें युद्ध के लिए उत्पादन में व्यस्त थी। ब्रिटेन किस में थी? युद्ध के उत्पादन व्यस्त थी और भारत में कई सारी कंपनियां खोलना शुरू किया गया। लघु उद्योगों की बहुतायत, लघु उद्योग बहुत अधिक मात्रा में थे। इसके बारे में हम आगे समझते हैं कि उद्योग में वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों का शेयर बहुत कम था, लगभग 67%। बड़े उद्योग बंगाल और बंबई में ही थे, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में लघु उद्योग का बोलबाला था। कामगारों का एक बहुत छोटा हिस्सा ही रजिस्टर्ड कंपनियों में काम करता था। 1911 में यह शेयर 5% था और 1931 में शेयर कितना हो गया? 10% हो गया। तो आपको डाटा भी याद करना है कि 1911 में 5% था और 1931 में कितना हो गया? 10% हो गया। अगर वहीं बात करें तो 20वीं शताब्दी में हाथ से होने वाले उत्पाद का इजाफा हुआ और हथकरघा उद्योग लोगों की नई टेक्नोलॉजी ने अपनाया। कौन? हथकरघा उद्योग। बुनकरों ने अपनी कार्गो को फ्लाई शटल इस्तेमाल करना शुरू किया और 1941 से आते आते 35% से अधिक हथकरघों की में फ्लाई शटल लग चुका था। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन और बंगाल जैसे मुख्य क्षेत्रों में 70 से 80% हथकरघों पर फ्लाई शटल लगे हुए थे। इसके अलावा बात करें तो कई नए सुधार हुए जिसमें हथकरघा के क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता बढ़ गई थी। बहुत सारे नए सुधार हुए जिसमें क्या हुआ? उत्पादन क्षमता बढ़ गई। अब फ्लाई शटल क्या होते हैं? बहुत पढ़े हैं फ्लाई शटल। तो होता क्या है? रस्सी और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि रस्सी और पुलिया के चलते हुए जिसका क्या करते हैं? बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? फ्लाई शटल। वस्तुओं के लिए बाजार। अब जब वस्तु बन जाएगी तो उनके लिए हमें बाजार की जरूरत पड़ेगी। बाजार कहाँ मिलते थे इसके बारे में हम आगे समझते हैं। तो ग्राहकों को रिझाने के लिए उत्पाद कई तरीकों से अपनाते थे। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन एक माना जाना तरीका है और आज भी ग्राहकों को लुभाने के लिए बहुत बड़े बड़े विज्ञापन किए जाते हैं। मैनचेस्टर के उत्पादक अपने लेबल का उत्पादन का स्थान जरूर दिखाते थे। मेड इन मैनचेस्टर का लेबल क्वालिटी का प्रतीक माना जाता था और इन लेबल पर सुंदर चित्र भी होते थे। इन चित्रों में अक्सर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर होती थी और स्थानीय लोगों से तारतम्य बनाने का यह अच्छा तरीका था। यानी कि अपने लेबल पे हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगा देंगे जिससे भारत में लोग अधिक चीज़ों क्या करेंगे? बेचेंगे। ये था क्या? मार्केटिंग करने का तरीका। और सुंदर सुंदर चित्र बनाएंगे जिससे लोग आकर्षित होंगे और आएंगे वस्तुओं को लेने के लिए। और जिस देश में बेचना है उन्हीं की देवताओं को, देवी देवताओं को, वहाँ के नेताओं की अगर फोटो लगाई जाए तो चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में बिकना शुरू हो जाएगी। तो ये तरीका उन्होंने अपना लिया था। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्पादकों के अपने उत्पादों में मशहूर बनाने के लिए कैलेंडर बांटना शुरू कर दिए और किसी अखबार या पत्रिका की तुलना में कैलेंडर की सेल्फ लाइफ लंबी होती थी और पूरे साल तक ब्रांड रिमाइंडर का काम करता था। और भारत में उत्पादक अपने विज्ञापनों में अक्सर राष्ट्रवादी संदेशों की प्रमुखता देते थे ताकि अपने ग्राहकों को सीधे तौर से जुड़ सके। अखबार निकालना, अखबार एक दिन में काम हो जाएगा, प्रचार करना, तो उन्होंने सोचा कि कैलेंडर से प्रचार किया जाए। हर कैलेंडर के पेज पे नए नए विज्ञापन डालेंगे ताकि एक बार कैलेंडर छपवाने पर पूरा हमारा एक साल का आराम से निकल जाएगा। अखबार और विज्ञापन से अच्छा है क्या? इस पर कैलेंडर पर विज्ञापन करना। ये सारा तरीका क्या करते वो लोग अपनाते थे। यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है और कुछ ऐसे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों का आपको PDF आपको दिया जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जैसे प्रश्न है, आपका प्रश्न पूछ दिया कि ब्रिटेन की में महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, या 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों के किसानों और कारीगरों में काम करवाने लगे, या पूछ दिया कि
सूती बंदरगाह सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। या पूछ दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों की निगरानी रखने के लिए गुमस्तों की नियुक्ति किया था। तो उन सारे प्रश्न आपके यहाँ पे इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, सारे प्रश्नों का आपको आंसर मिलेगा। और ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे गए हैं और यहाँ से एक प्रश्न आपकी पूरी संभावना है बनने की। तो वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको चाहिए नोट्स PDF तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप प्राप्त कर सकते हैं। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और विद्यार्थी अपडेट लिखेंगे, वहाँ पर जो लोगो है यहाँ का वही लोगो आपको दिखेगा। आप वहाँ से भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।